हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट किया था, उस अध्याय के प्रश्नावली 3 को पूरी तरह से कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा इस प्रश्नावली का प्रश्न तीसरा। इससे पहले मैंने प्रश्न 2 तक प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा जो था वो मैंने पहले ऑलरेडी ही कवर कर दिया है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो जा करके जरूर देख लेना। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3 के तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला चीज तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो प्राकृत संख्या हम 1 से लेकर के जितना गिनती कर सकते हैं अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 लेकर के जितना भी गिनती कर सकते हैं वो सारे के सारे प्राकृत संख्या कहलाते हैं। पहली बात तो ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, और 1 से चालू होता है। अगर कई लोग सोच रहे होंगे कि 0 से, तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, और ये प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर के जितना आप गिन सकते हो, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बोलता है क्रमागत, दो क्रमागत प्राकृत संख्या, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो सबसे पहले तो हम लोगों को दो क्रमागत प्राकृत संख्या मानना पड़ेगा कि जैसे हम लोग मानते हैं ना x और y, उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर, चूंकि हम, लेकिन यहाँ पर y हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, मतलब केवल इस ये जो अध्याय है इसमें केवल एक ही चर के बारे में बात होगी। मतलब x के बारे में अगर बात करनी है तो x के बारे में होगी, y के बारे में बात करनी है तो y के बारे में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चर का द्विघात समीकरण है, मतलब केवल एक ही चर के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो मैं पहले मानता हूं फिर समझाता हूं आपको कि कौन कौन से वो क्रमागत संख्याएं होंगी, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हल करेंगे तो माना कि तो यहां पर मैंने मान लिया है कि वे क्रमागत प्राकृत संख्याएं x और x+1 है, ऐसे मान लिया है। यहां पर कई लोग सोच रहे होंगे कि दो संख्याएं हैं तो x और y मानना है। x और y नहीं मानना है, क्योंकि एक चर का द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर x और x+1। अब कई लोग सोचेंगे कि x तो चलो ठीक है, लेकिन x+1 हम क्यों लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि गिनती में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ठीक है। ये एक के बाद एक क्रम से आने वाली संख्या है। 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे आता जाता है ये। अब मेरे को ये बताओ कि 1 के बाद ये जो 2 आया है, ठीक है, ये कैसे आया है। 1 में हमने क्या चीज ऐसा प्लस किया, +1 ऐड किया तो क्या आया 2। देखो यहां पर देखो, +1 ऐड किया 2, +1 ऐड किया 3, +1 ऐड किया 4, +1 ऐड किया यहाँ पर 5, फिर 6। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो जो भी संख्या हम लोग ले रहे हैं, कोई सा भी संख्या ले, उसमें जब हम लोग 1 को ऐड करते हैं तो हम लोग को नेक्स्ट संख्या मिलता है। मतलब देखिए 1 में 1 ऐड किए, नेक्स्ट संख्या मिला 2, 2 में 1 ऐड किए 3 मिला, 3 में 1 ऐड किए 4 मिला, 4 में 1 ऐड किए 5 मिला, इस टाइप का मिलता जा रहा है। कहने का मतलब हम लोग अगर मान लीजिए x माने हैं तो x में क्या चीज ऐड करेंगे कि नेक्स्ट संख्या मिलेगा, तो +1 ही तो ऐड करेंगे ना। अब इस x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग उसको सॉल्व करके निकालेंगे कि x के जगह में क्या होगा और उसी से क्रमागत संख्या कैसे निकलेगी, ठीक है। बस आप एक बात ध्यान रखना, क्रमागत संख्या कब आती है, जब आप कोई भी संख्या में 1 ऐड करते हो तो क्रमागत संख्या आती है, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो हम लोगों ने दो क्रमागत संख्याएं x और x+1 मान लिया है। क्यों माना है बता चुका हूं मैं। अब क्वेश्चन देखिए बोलता है क्या, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब अगर इनके वर्ग करके हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार देखो
यदि हम लोग क्या करें x और x प्लस 1 के दोनों संख्याओं का वर्ग, दोनों संख्या कौन सा है, x है और x प्लस 1 है, यही दो संख्याएं हैं, इन दोनों का वर्ग करके, तो इन दोनों का वर्ग करके यदि मैं जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 85 मिल जाएगा, 85 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या, हमने क्या माना, x और x प्लस 1 दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग जोड़ देने पर कितना होता है, 85 होता है, 85 लिख दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे का सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है ऐसा। तो यहां पर देखिए a के जगह में क्या है, देखो a के जगह में x, b के जगह में 1। ठीक है, ये छोटा सा दिख रहा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा बनता है। अभी इसको भी हम लोग इसके जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि a के जगह में क्या है, मतलब मैं जब जब a बोलूंगा तो आप x समझना और b बोलूंगा तो 1 समझना। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वाला x स्क्वायर अपने जगह पे प्लस, अब देखिए इसको हम लोग इसके जैसा बनाएंगे तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 1, 2ab। ठीक है, तीनों के बीच गुणा हो रहा है, बराबर 85, ये वाला 85। ठीक बात है, आगे सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर कितना ठो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 ठो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 का x से और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा क्या, 85। ऐसा 85 प्लस में है, इसको इधर लेकर के आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2x स्क्वायर, इसको जमा करके थोड़ा लिख देंगे, प्लस 2x प्लस 1 और ये 85 माइनस में इधर आकर के 85 हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। अब 85 में प्लस 1 घटेगा, घटा देते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहां पर से 85 में 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 84 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 के टेबल में 2 कॉमन निकल सकता है और 2 से ये भी कट सकता है 84 भी, इसलिए 2 चाहो तो आप कॉमन निकाल सकते हो कुछ ऐसे। 2 मैंने कॉमन निकाला तो यहां से बच गया x स्क्वायर प्लस यहां से भी 2 निकल चुका है तो x माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू 0। 2 से कोई लेना देना रहता नहीं, हम लोग को कोष्टक के अंदर से रहता है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर के डिवाइड करके 0 से 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 माइनस 42 इक्वल टू 0। ये बना आपका एक वर्ग समीकरण। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि, किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर देंगे और x के मान लेकर के आएंगे। ठीक है, देखो कैसे। अभी अगर मान लीजिए मेरे को गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है तो मेरे को संख्याएं चाहिए, ऐसी संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पे ये वाला मिले, मतलब बीच का संख्या मिले, मतलब +1 मिले, और गुणा करने पे आखिरी वाला मिले। संख्या ढूंढना भी मैं सिखा चुका हूं, कुछ नहीं करना है आपको, 42 या जो भी संख्या रहता है उसका एलसीएम निकाल दीजिए तो आपको निकल जाएगा। बहुत पहले मैं बहुपद जब पढ़ाया था, बहुपद वाला चैप्टर, वो वाले चैप्टर में भी इसको मैं बताया हूँ। ठीक है, और इससे पहले वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2, तो वहां भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 2 से करेंगे इसको तो 2 दूने 4, तो 1 कम 2, 3 से काटेंगे, 3 से 21 और 7 का 7। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 एक अलग सा दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 7, 6 और 7 के बीच 1 का गैप भी है और 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 भी मिलेगा। मतलब इन दोनों का अगर हम लोग संख्या ढूंढना चाहें तो ये कुछ ऐसे रहेगा कि यदि मैं 6 में -7 करूं तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग को प्लस में चाहिए तो ये माइनस ये प्लस में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +1 और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई यदि मैं करूं +7 का तो -42 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। मतलब अब क्या है, इस x को इन दोनों के जैसा हम लोगों को लिखना है, इन दोनों के जैसा यहाँ पर ऐड करना है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो लिखता हूं मैं,
एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, -6x, एक्स को दोनों के साथ लेते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं, +7x। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के जरूर देख लेना उसको, ठीक है। -42 का -42 = 0, ऐसा दो खंड बनाते हैं, मैं सिखा चुका हूं ऐसा काम, तो आपको कई बार एक्स एक्स जो दिखता है कॉमन निकालेंगे, एक्स एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स यहां पर से एक एक्स बचा वो ये रहा, -6 का -6 ऐसा हो जाएगा, +7 ऐसे निकालते हैं, मैं सिखा चुका हूं, अगर नहीं आता है तो शुरू वाला निकाल करके ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और सीखना चाहते हो तो देखो x +7 निकाले तो यहाँ से x क्या चीज से गुणा करेंगे, माइनस आएगा, माइनस से प्लस माइनस माइनस, और 7 छक 42, x -6 कॉमन निकल जाएगा, x -6, और एक कोष्टक में बाहर वाले को लिखते हैं तो x +7 बराबर 0, दोनों को 0 के साथ लेंगे हम लोग, एक बार x -6 को और एक बार x +7 को, तो x -6 बराबर 0 और x +7 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। -6 उधर चला जाएगा, +6 में बदल जाएगा, और +7 उधर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोगों ने एक ठो x माना था, ठीक है, लेकिन हमको मिला है 2 ठो x का मान। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, बिल्कुल ये वाला सही होगा। ये क्यों नहीं होगा, कारण देखो, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, और ये ऋणात्मक मान आ रहा है, माइनस में आ रहा है मान, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। यहाँ कारण लिख देना अगर चाहो तो, ऐसे x बराबर नहीं होगा -7 के, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कारण लिख देना, लिख देता हूं, क्योंकि अब हम लोग को क्लियर पता चल रहा है कि x बराबर -7 तो होगा नहीं, तो x बराबर कौन होगा, 6 होगा, तो x बराबर 6 ये होगा आपका सही मान, x बराबर 6। तो x का मान तो हमको मिल चुका है 6। अब क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब 6 के बाद कौन आता है, 7, तो दूसरी, ये पहली संख्या मिली, और इसके क्रमागत दूसरी जो संख्या होगी 6 के बाद 7 आता है। कैसे आता है तो यही मैं बता देता हूं, यहां पर जगह है तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, यहां सॉल्व कर देते हैं। तो पहली संख्या हमको मिली x बराबर 6, ठीक है, और दूसरी क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्रमागत संख्या हम लोगों ने मानी थी क्या, x +1, तो x का मान कितना, 6 + 1 मतलब कितना, 7। तो 6 और 7 वो संख्याएं होंगी जिनको क्या करेंगे, जोड़ने, इन दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 85। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, 85 आ जाएगा। 6 × 6 = 36 और 7 × 7 = 49, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। बस आप लोग एक चीज याद रखना, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करना है इसको, है ना, संख्या ढूंढ करके, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है, x के 2 मान आएंगे, उनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा वो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा था प्राकृत संख्या, तो ऑब्वियस सी बात थी कि -7 तो प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा, ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक, अगर ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, ये वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व किया मैंने, तो पहले जाकर के पुरानी वीडियो देख लो, आपको पूरा वहां मैंने एक एक चीज डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है, वो देख लो, आपको ये एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 4 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो बिल्कुल अभी जो मैंने बताया प्रश्न क्रमांक 3 उसी के जैसे बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन हालांकि उसी के जैसे बनेगा, दो संख्याओं वाला ही क्वेश्चन है, वही वैसे ही बनेगा, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। मैं वर्ग समीकरण बना देता हूं, उसके आगे का कहानी आप करना, ठीक है। उसके बाद आप लोग सॉल्व करना उसको मध्य पद को तोड़ करके, और x का दो मान निकालना, उसमें से कौन सा सही होगा कौन सा क्या है वो आप लोग निकालना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले दो संख्याओं का योग 48 से बोलता है, ठीक है, और उनका गुणनफल 432 है। मतलब दो ठो संख्या है जिनको जोड़ देने पे 48 आएगा और उन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा कर देने पे 432 आएगा। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, माना कि ठीक है। अब कई लोग यहां पर मेरे को बोलेंगे कि सर अभी आपने कहा कि एक चर का द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं और अभी आप x और y मान रहे हैं, तो y काहे के लिए आ गया? अभी आपने बोला कि y नहीं लेना है, लेकिन y फिर कहां से आ गया? देखो ध्यान से समझना कि संख्याएं तो हर कोई अलग अलग होता है ना। अब 2 के बाद 3 अलग जैसा दिखेगा, 4 अलग दिखेगा, 5 अलग दिखेगा, हर संख्या अलग दिखता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम लोग x और y ले लिए हैं, टेंशन मत लो। ये y का काम केवल हम लोग अपने समझने के लिए किए हैं कि हाँ भाई दो संख्याएं अलग अलग होती हैं, y से कोई लेना देना है नहीं। मैं इस y को x में बदल दूंगा, देखते जाना, अभी आप लोगों के सामने ही सब कुछ होगा, ठीक है। बस आप ये समझो कि दो संख्याएं अलग अलग होती हैं, इसलिए मैंने x और y माना है, ठीक है, काम चलाने के लिए, ठीक है। अब y के जगह पे अगर चाहो तो आप z ले लो, कुछ और संख्या भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर y से आपको नफरत है या दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, तो यहाँ पर x और y क्योंकि संख्याएं अलग अलग होती हैं ले लिया हूं मैं, y को मैं चेंज कर दूंगा x में, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दो संख्याओं का योग बोलता है 48 है। चलिए भाई, तो प्रश्नानुसार बोलता है दो संख्याओं का योग 48 है। वे संख्या कौन कौन सी माने हम लोग? x और y। मतलब यदि मैं x और y को जोड़ दूं, दो संख्याओं का योग दोनों को जोड़ दूं, तो कितना हो जाना चाहिए? 48 हो जाना चाहिए। यहां पर से मैं y का मान निकाल लूंगा, तो x प्लस में है उधर चला जाएगा माइनस में। आप चाहो तो x का भी मान निकाल सकते हो, प्लस y है उधर चला जाएगा माइनस में, किसी का भी मान निकाल सकते हो। मान लो मैं यहां पर से y का मान निकालता हूं, तो हो जाएगा 48, x प्लस में था इधर चला गया माइनस में। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक बात है, इतना समझ में आया? दो संख्याओं का योग 48 था, y का मान बस निकालो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। उनका गुणनफल 432 है। मतलब अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा। चलिए भाई, अब द्वितीय शर्त अनुसार यहां लिख लेते हैं। क्या बोलता है कि यदि इन दोनों का गुणनफल, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब x और y का यदि मैं गुणा कर दूं तो कितना आ जाना चाहिए? 432 आ जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। y का मान समीकरण 1 से ऑलरेडी हमको पता है कि 48 माइनस x होता है। देखो, तो समीकरण 1 से मैं लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको कंफ्यूजन मत रहे। तो समीकरण 1 से मैंने क्या किया है? x y के मान को यहां रखा है, ठीक है। तो x अपने जगह पे, ये देखिए, अब y गुणा हो रहा है ना, तो गुणा के लिए कोष्टक लगा सकते हैं, डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हो। तो y के जगह पे मैं लिख सकता हूं 48 माइनस x बराबर 432। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको y कहीं नहीं दिखेगा, गायब हो गया y, ठीक है। अब आगे भी y का कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अभी भी हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण ही पढ़ रहे हैं। देखो एक चर ही आ गया, ठीक है। तो घबराने का जरूरत नहीं है, x और y हम ले सकते हैं काम चलाने के लिए, लेकिन लिया हूं मैं, ठीक है। आगे देखो, सॉल्व करते हैं इसको। तो x का 48 से करेंगे तो 48x माइनस x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, ऐसा बराबर हो जाएगा 432। हमको वर्ग समीकरण बनाना है। 432 प्लस में उसको इधर लेकर के आएंगे और इसको जमा करके लिखेंगे। तो जमा करके लिखेंगे तो ये वाला रहता है ना हमारा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये वाले फॉर्म में हम लोग जमाते हैं, मानक रूप है इसका वर्ग समीकरण का, तो उसी हिसाब से जमाएंगे। तो शुरू में क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। ये प्लस में है 48x, बीच में x वाला होना चाहिए, तो 48x है तो प्लस 48x, और ये 432 प्लस में था इधर आया तो
-432 बराबर इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0, ऐसा हो गया। लेकिन कभी भी किसी भी वर्ग समीकरण में, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी सुन लो, किसी भी वर्ग समीकरण में या द्विघात समीकरण में माइनस कभी भी नहीं होता सामने, ठीक है। तो इस माइनस को हम लोग हटाएंगे, और माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इस माइनस का बाकी सारों के साथ जितने भी मान है सभी के साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करने पे क्या होता है, मान के जो चिन्ह रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में था, एक इसमें हो जाएगा प्लस में, ये प्लस था, ये हो जाएगा 48x माइनस में, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 432 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। माइनस को हम लोग लेते नहीं है, उधर जाकर के वो प्लस हो जाता है या जो भी होगा हट जाएगा, ये हमको अंदर का लेना रहता है, ठीक है। तो इस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता, बीच वाले अंदर वाले से हमको लेना देना रहता है। तो एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए यहां पर से आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 बराबर 0। यहां पर देखिए ये बना आपका वर्ग समीकरण। अब बस कुछ नहीं करना है, संख्या ढूंढना है, ठीक है, पता ही है आपको संख्या कैसे ढूंढते हैं। और उसके बाद यहां रख करके x के 2 मान निकाल लेने हैं, और वो संख्याएं कौन कौन से होंगी आपको बता देना है, 2 अलग अलग संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना। मैंने वर्ग समीकरण बना करके आपको दे दिया। एक बार और समझ लेते हैं। 2 संख्याओं का योग बोला था 48, मैंने वो संख्या x और y माना, दोनों को जोड़ा 48 हो गया, y की वैल्यू निकाल दी यहां से, x को इधर पक्षांतर करके। अब दूसरे शर्त से बोलता है कि इन्हीं दोनों का गुणा कर देने पे 432 होगा, तो इन दोनों का गुणा कर दिए 432, y का मान हमको पता है समीकरण 1 से, रख दिया, और x, और इस तरह से वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण मैंने बना दिया। अब आगे का कहानी आप लोग करना, ठीक है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा इस प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, बात समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता हो, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा मान लीजिए, ठीक। समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC, ऐसा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है कितना, 165 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर, ऐसा इसका क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई, अब शीर्ष लंब क्या चीज होता है, कोई नहीं, वही लंब को ही शीर्ष लंब बोलते हैं ना, शीर्ष लंब, यहां से शीर्ष लंब, ठीक है। तो ये शीर्ष लंब की लंबाई क्या बोलता है कि ये इसकी जो लंबाई होगी वो बोलता है आधार भुजा से 7 मीटर अधिक होगी। आधार भुजा कौन सा हो जाएगा, ये इसको आधार बोलेंगे, आधार लंब कर्ण बोलते हैं ना, इसको आधार बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो अब बोलता है कि जो शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ये जो है शीर्ष लंब आपका, इसको लिख देते हैं शीर्ष लंब ही, शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब की जो लंबाई रहेगी वो आधार भुजा से 7 मीटर अधिक होगी, मतलब इसका जो मान रहेगा वो 7 मीटर अधिक रहेगा। ऐसे समझो, अगर मैं मान लीजिए इसका मान 2 मान लेता हूं, तो इससे 7 अधिक मतलब 2 से 7 अधिक मतलब 2 से 7 अधिक मतलब कितना, इसका मान क्या हो जाएगा, 9। फिर अगर मैं आधार भुजा 2 लेता हूं तो इसका मान 9 होगा, काहे होगा, क्योंकि 7 मीटर अधिक है, ऐसा बोलता है। शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो आधार भुजा से 7 अधिक है, तो 2 था आधार भुजा, 7 ऐड किए 9 हो गया, ठीक है, ऐसा अधिक है। तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, कितनी होगी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ले लिया था ना, 2 और 9 ऐसा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, इसलिए मैं इसका मान मानूंगा x, किसका मान, आधार भुजा का मान मानूंगा x, ठीक है। तो x से 7 अधिक तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो भी संख्या यहां लोगे उससे 7 अधिक, तो मैंने यहां x लिया, तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, मानने वाला वो x + 7 होगा, क्योंकि जो भी चीज यहां पर आएगा उससे 7 अधिक होना चाहिए, ठीक है। अभी जो मैं एग्जांपल बताया, यदि x = 2 लेता हूं तो x + 7 मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं x मान लेता हूं और ये हो जाएगा x + 7, समझ में आ गया होगा।
तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा कि माना की आधार भुजा x होगी और शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। बराबर x मीटर है, ये मैंने माना। ठीक है, तो जो शीर्ष लंब की लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर x प्लस 7 मीटर होगी। x प्लस 7 मीटर होगी, सही बात है। और क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो यहां लिख लेते हैं, दिया है ठीक है 165 वर्ग मीटर दे दिया है क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि त्रिभुज कोई सा भी रहे, समकोण रहे, अधिक कोण रहे, कोई भी त्रिभुज रहे, उससे मतलब नहीं है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो यूनिवर्सल है और हमको पता ही है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई यही होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है भले, लेकिन लिखना पड़ेगा। तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई बराबर 165। ठीक है, अब जरा देख करके बताइए, यहां पर से तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू आधार। अब इस त्रिभुज में देख करके बताइए आधार कौन है, BC। ठीक है, एक स्टेप बढ़ाता हूं, देखो BC इंटू ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, AB। तो यहां लिख देते हैं AB बराबर 165 वर्ग मीटर। आगे 1/2 गुणित BC का मान क्या माने हम लोग, x। ठीक है, और ये दो जो है यहां पर भाग कर रहा है, उधर चला जाएगा तो गुणा करेगा। तो यहां पर से 2 को उधर भेज देते हैं, तो यहां से BC का मान, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं फिर करेंगे। BC का मान x मीटर हो गया और AB का मान क्या हो जाएगा, AB का मान क्या माने हैं, x प्लस 7। तो x प्लस 7 दो संख्या आ रहा है इसलिए कोष्टक लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 165। 2 यहाँ गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो यहां से बच जाएगा x प्लस 7 बराबर हो जाएगा 165 गुणित 2, ये वाला 2। ठीक है, ये 2 कहां से आया, ये वाला 2 आया है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। देखिए, तो x का गुणा करेंगे x² प्लस का प्लस 7 से x का करेंगे 7x बराबर उधर 65 से गुणा 165 से गुणा करेंगे तो 5 दूने 10 के 0। ठीक है, 6 दूने 12, 1 13 के 3, फिर 2 एकम 2 और 1 3, ऐसा आ जाएगा 330। इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 330 बराबर इधर 0। ये बना वर्ग समीकरण। अब बस कुछ नहीं करना, संख्या ढूंढना है और सॉल्व करना है। संख्या ढूंढना मैंने सिखाया हुआ है, 330 का संख्या हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए 2 से कटेगा तो 1 कम 2, 2 छक 12, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, ऐसे कट जाएगा। फिर 3 से कटेगा, ठीक है, तो 3 पचे 15, 1 बचा, 3 पचे 15। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 11 से कटेगा, 11 एकम 11। तो क्या चीज आ गया, देखो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11। अब इनको देख करके आप सॉल्व करो कि ऐसा क्या लूं मैं कि उनके बीच 7 का गैप हो और गुणा करने पे 330 भी आए। हालांकि 330 तो किसी को भी लेकर के गुणा करोगे तो 330 तो आएगा ही, लेकिन हम लोगों को ये देखना है गैप 7 का। तो अगर मैं 3 और 2 और 3 को ले लूं तो 3 दूने 6 हो जाएगा, 11 पचे 55, 55 और 6 में काफी गैप हो जाएगा। 5 और 3 को ले लूं तो 5 तिया 15 और 11 दूने 22, तो 5 तिया 15 और 11 दूने 22 हो जाएगा ऐसे। अब 22 और 15 के बीच 7 का गैप बिल्कुल है, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो ये दोनों को गुणा किए और ये दोनों को गुणा किए ना, तो इसी में छिपा रहता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे हम लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो 15 और 22 होंगी वो संख्याएं।
हम लोग को लाना है प्लस में यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 को 22 को ले लेते हैं प्लस में और माइनस ले लेते हैं 15, ऐसा। तो ये आ जाएगा 7 और 22 गुणित -15 करेंगे तो क्या आ जाएगा -330। चलिए इस 7x की जगह पे इन दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x² और ये प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 बराबर 0। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं, पुरानी वीडियो जरूर जा करके देखो, ठीक है। चलो दो खंड बनाएंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। x दोनों तरफ कॉमन, x कॉमन निकल गया, यहां से x बचा प्लस क्या हो जाएगा 22, यहां से -15 निकाल लीजिए तो अंदर यहां से क्या बचा x, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 15 का किससे गुणा करेंगे 22 से, तो कितना आएगा 330। तो यहाँ आ जाएगा 22 बराबर हो जाएगा 0। ऐसे x प्लस 22 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 22 और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। अब दोनों को लेंगे 0 के साथ तो देखते हैं x प्लस 22 बराबर 0 और x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। प्लस 22 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा -22 और ये -15 उधर चला जाएगा तो +15 में चेंज हो जाएगा। अब जरा सोचो, क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पर या भुजाओं की बात हो रही है, ठीक है। तो कभी भी जो भुजा होता है शीर्षलंब होता है, ठीक है। शीर्षलंब जो है लंबाई, ठीक है, लंबाई की बात करें तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता, हमेशा धनात्मक मान होता है। यदि अभी आपकी लंबाई पूछी जाए तो आप ऐसे थोड़े बोलोगे कि मेरा लंबाई जो है 5.5 मतलब -5 फुट है, ऐसा कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो यहां पर माइनस वाला नहीं आएगा, प्लस वाला ही आएगा, ठीक। तो यहां लिख देंगे कारण हम लोग, लंबाई हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है। यहां कारण लिखेंगे x बराबर नहीं होगा -22 के, काहे कि यहां कारण लिख देना क्योंकि ठीक, लंबाई हमेशा क्या होती है धनात्मक। तो लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर -22 नहीं हुआ ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह है थोड़ा सा तो यहाँ लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको। तो देखिए, अतः आधार भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना निकला 15 मीटर। अब 15 मीटर से 7 अधिक बोला था तो शीर्षलंब की लंबाई तो बराबर क्या माने थे हम लोगों ने x प्लस 7 मीटर, यही माने थे ना। तो x का मान कितना है 15 प्लस 7 मतलब क्या 22 मीटर। ये देखिए, मतलब x मतलब यहां पर क्या होगा आधार भुजा की लंबाई कितनी होगी 15 होगी और उससे 7 अधिक मतलब 22 हो जाएगा ये शीर्षलंब की लंबाई। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जिन लोगों को भी समीकरण बनाने में दिक्कत आ रहा है ये बस खाली समझना है, इसके बाद संख्या ढूंढ करके सॉल्व करना मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। उस वीडियो को जरूर जा करके देखना, तब आपको ये पूरा क्लियर कहानी समझ में आएगा, ठीक है। उसको मैं एकदम डिटेल से समझाया हूँ, एक एक चीज समझाया हूँ, ठीक है। वो वीडियो का उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या यहाँ आई बटन पे भी वो शो हो रहा होगा, जरूर जा करके देख लेना उस वीडियो को, तो ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम लोग ध्यान समझेंगे। इसमें बोल रहा है फलों की आयताकार क्यारी। चलो भाई क्यारी बनाते हैं, क्यारी कैसा रहता है ऐसा, फलों की आयताकार क्यारी है। क्यारी मतलब जिसमें फल वगैरह सब्जी वगैरह लगाते हैं ना, वैसा क्यारी है, ठीक है। तो फलों की आयताकार क्यारी है, आयत के आकार की क्यारी है। हम लोग वर्ग बना चुके हैं, कुछ ऐसा रहेगा, आयताकार क्यारी है ऐसा। आयताकार मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई आयताकार क्यारी है जिसका परिमाप 76 मीटर है, दे दिया है परिमाप 76 मीटर है और क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं को यदि आप जोड़ दोगे
तो 76 मीटर आएगा। ये पूरा 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 परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ना, ठीक है। 76 मीटर। और क्षेत्रफल यदि की बात करें कितना जगह घेर करके रखा है, 357 वर्ग मीटर, 357 वर्ग मीटर ये जगह घेर करके रखा है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि इसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि आयताकार क्यारी का लंबाई x और चौड़ाई y मानते हैं। अब y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो सेम होगी नहीं, क्योंकि आयताकार है ना, तो दोनों अलग अलग होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि y मीटर है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि आयताकार क्यारी की लंबाई को मान लिया है x मीटर और चौड़ाई को मान लिया है y मीटर, ठीक बात है। अब परिमाप दे दिया है, ठीक है, आयताकार क्यारी का परिमाप तो दिया है। परिमाप दे दिया है, कितना दे दिया है भाई, 76 मीटर लिख लेते हैं, ठीक बात है। अब देखिए क्यारी कैसा है, आयताकार के जैसा है, मतलब एक चतुर्भुज के समान है, ठीक है। और चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, ठीक है, या आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप किसी भी चतुर्भुज का मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप जो रहता है, आयताकार क्यारी है ना, आयत के जैसे है, तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। ये होता है आयताकार परिमाप का जो सूत्र होता है वो ये होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है परिमाप का फार्मूला, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 2 लंबाई क्या माने हैं हम लोग x और चौड़ाई क्या माने हैं y, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस चौड़ाई हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 76। 2 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, तो यहाँ पर से तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 76 बटे में 2 कटेगा, काट देंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा y बराबर यहाँ से हो जाएगा 38, ठीक है। y यहाँ y का मान निकाल लेंगे यहाँ से, या x का मान निकाल लेंगे। मान लो y का मान निकालते हैं अभी पिछले क्वेश्चन टाइप का, तो x प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, 38 माइनस x, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 1 मिला हमको। अब इसी प्रकार बोलता है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी दे दिया है आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल, तो यहां लिख लेते हैं अतः अब द्वितीय शर्त से, पहला शर्त से तो परिमाप का निकाल लिया हम लोग ऐसा मान, द्वितीय शर्त से बोलता है बराबर दे दिया है 357 वर्ग मीटर, ऐसा दे दिया है, ठीक है। अब क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, सबको पता है, तो यहां लिखेंगे हम लोग लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा 357 वर्ग मीटर। लंबाई हम लोग क्या माने हैं x, चौड़ाई क्या माने हैं y, लिख देंगे यहाँ पर, तो लिखते हैं x गुणित y बराबर हो जाएगा 357, x y का मान हमको समीकरण 1 से पता ही है, रख सकते हैं y का मान, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, यही सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या है भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोगों को y का मान पता है, तो x अपने जगह पे ऐसा, और y के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 38 माइनस x बराबर हो जाएगा क्या 357, ऐसा, ठीक है। गुणा करेंगे तो x का x से हो जाएगा, 38 से हो जाएगा, तो 38 का x से करेंगे तो 38x माइनस x का x से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 357। फिर से इसको जमा करके लिखेंगे और 357 को इधर लेकर के आएंगे,
तो ये एक्स स्क्वायर शुरू में चला जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 38x हो जाएगा और ये 357 माइनस हो जाएगा 357 बराबर 0। फिर यहाँ पर माइनस आ गया जो कि होना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे बता चुके हैं, हम लोग को पता ही है, माइनस से सभी को क्या कर देंगे, सारे चिन्हों को गुणा कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये प्लस वाला माइनस में हो गया और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऐसा बराबर 0। बाहर वाले से कोई लेना देना होता नहीं है, अंदर वाले से हम लोग लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 बराबर 0, ये बना हमारा वर्ग समीकरण। ठीक है, ये हम लोगों का क्या बन गया, वर्ग समीकरण। अब हम लोग संख्या ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले इतना का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो वर्ग समीकरण हम लोगों ने बना लिया था कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, संख्या ढूंढना है और संख्या ढूंढ करके सॉल्व करना है। तो चलिए संख्या ढूंढते हैं। 357 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 3 10 5 15, सबको जोड़ दिए 15, मतलब 3 से ये निश्चित तौर पे कटेगा। तो 3 से काटते हैं, 3 से 3 एकम 3, फिर 5 है, फिर 3 एकम 3, 2 बचा 27, 3 9 27, कट गया, 119 आ गया। अब ये किससे कटेगा, 9 10 11, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं कटने वाला, 7 से भी नहीं, 11 से कटेगा क्या, 11 एकम 11 से भी नहीं कटेगा। तो और किससे कटेगा, 12 13 14 15 16 17 17 से कट सकता है। ठीक है, 17 सत्ते 119, ठीक है, 17 सत्ते 119, 7 एकम 7, तो क्या आ गया, 3 गुणित 17 गुणित 7, ऐसा आ गया। तो आप लोग देख सकते हो स्पष्ट तौर पे कि 17 एक बड़ा अंक अलग सा दिख रहा है, तो ये दोनों को गुणा कर दो, देखो तो 7 दिया 21 और 17 मिला। क्या 21 और 17 को जोड़ने या घटाने पे 38 आता है? बिल्कुल, 17 और 21 को जोड़ोगे तो 38 आएगा और इन दोनों को गुणा करने पे 357। तो संख्या हमको मिल चुका है। कौन कौन सा हो जाएगा, 17 और क्या बोलते हैं, 17 और 21। लेकिन मेरे को लाना है माइनस 38, इसलिए मैं क्या करूंगा, -17 -21 ऐसे लिख सकते हैं, या -21 -17 कुछ भी लिखो, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 और दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये -38 आ गया और -17 का गुणा करोगे -21 से, तो माइनस माइनस प्लस और गुणा करोगे तो 357 आ जाएगा। तो संख्याएं हमको मिल चुकी है। इस 38x के जगह पे ये दोनों को लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ ना, तो इसलिए इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, माइनस यहाँ पर 38x के जगह पे लिखेंगे 17x, फिर -21x प्लस ये 357 बराबर हो जाएगा क्या, 0। सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं बता चुका हूँ 2 खंड ऐसे अपने समझने के लिए कर देना, ये समझाने के लिए है, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकल जाएगा, x यहाँ से एक x बचा वो ये रहा, -17 ऐसे, यहाँ से -21 निकल जाएगा, तो यहाँ से बचा x, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और 21 का किससे गुणा करेंगे, 17 से, तब 357 आएगा। तो यहाँ 21 से 17 का गुणा करेंगे तो 300, x -17 x -17 कॉमन निकल जाएगा, x -17 ऐसा, और इधर हो जाएगा आपका x -21 बराबर 0। ठीक है, दोनों को 0 के साथ लेंगे तो देखिए क्या आएगा, x -17 बराबर भी 0 और x -21 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो -17 उधर चला जाएगा, +17 हो जाएगा, और -21 उधर चला जाएगा, +21 हो जाएगा। अब परेशानी हम लोग की बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई माइनस में तो नहीं आ रहा है कि हम बोल सकें कि नहीं लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं होता, ठीक है, प्लस में होता है, लेकिन दोनों के दोनों प्लस में आ रहे हैं। तो x का मान यदि हम लोग एक बार देखते हैं कि x का मान कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए समझाता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर हम लोग ले लेंगे क्या, 21। अब x बराबर 21 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्यारी कैसा है, आयताकार है। ठीक है, तो आयताकार में जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होता है और चौड़ाई जो रहता है वो कम रहता है। तो 17 और 21 में कौन ज़्यादा है, तो ये है ना, क्योंकि आयताकार लंबाई, तो आयताकार जो क्यारी रहेगा उसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आयत के आकार का है तो लंबाई
ज्यादा रहेगा चौड़ाई की अपेक्षा में, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने x बराबर 21 लिया, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या था, समीकरण 1 y बराबर हम लोग का था 38 माइनस एक्स, ये था। तो y बराबर 38 माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 21, ठीक है। तो y बराबर 17 मीटर, ये हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर y बराबर 17 ही आया था ना, जो x का मान आया था। तो अब x बराबर हम लोग 21 क्यों लिए, 17 क्यों नहीं लिए, क्योंकि लंबाई हमेशा क्या होती है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 17 नहीं होगा ना, काहे नहीं होगा, क्योंकि लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, इसलिए चौड़ाई 17 आया और लंबाई आपका 21 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि और लोगों को भी ये फायदा हो सके, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।